नमस्कार, मिड कैप मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। दिन की ऊंचाई पर बाजार, निफ्टी 10,400 के निकला पार। निफ्टी बैंक में 400 पॉइंट से ज्यादा की उछाल, लगभग 500 अंकों की तेजी। रिलायंस, एचडीएफसी ट्विंस और आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गजों ने दिया सबसे ज्यादा बाजार को आज सहारा। जून में मारुति ने अनुमान से कम बेची गाड़ियां, पिछले साल की मुकाबले बिक्री 54% घटी, लेकिन एस्कॉर्ट्स और एमएनएम ने किया कमाल। एस्कॉर्ट्स की ट्रैक्टर बिक्री 21% बढ़ी तो एमएनएम के ट्रैक्टर बिक्री में दिखी 10% की बढ़त। आईडीबीआई बैंक में बुल रन जारी, लगातार 8 दिनों की तेजी पर है स्टॉक। आज 45% से ज्यादा के कमाए इसने अब तक रिटर्न्स। बैंक में हिस्सा बिक्री की प्रक्रिया तेज होने की आवाज ने दी थी आपको सबसे पहले खबर। और इंश्योरेंस कंपनियों में आज लगा तेजी का तड़का। न्यू इंडिया एश्योरेंस 3% ऊपर, अच्छे नतीजों पर भागा। वहीं जीआईसी, एचडीएफसी लाइफ में भी दिखी तेजी। 2020 में दी थी इन सभी स्टॉक्स में तेजी की राय। और एमएससीआई ने वेटेज बढ़ाने का फैसला टाला। फैसले से कोटक बैंक और एलएनटी के स्टॉक्स में आज दिखी 2% तक की गिरावट। देश में $130 करोड़ के इनफ्लो में अब होगी देरी। और एमसीएक्स पर सोने ने दूसरे दिन बनाया रिकॉर्ड हाई, 48,800 के पार निकला गोल्ड का भाव। महामारी की दूसरी लहर के बाद सोने में बढ़ा निवेश। मनप्पुरम, मुथूट जैसी गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में दिखी जबरदस्त तेजी। और डॉक्टर्स डे और सीएस डे आज, आवाज करता है डॉक्टरों और सीए को सलाम। पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके डॉक्टरों की जमकर की तारीफ। और मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें रहेंगी, जहां पर जोश बरकरार है और इस समय इनफैक्ट मार्केट कर रहा है आउट परफॉर्म। निफ्टी बैंक देखिए, निफ्टी बैंक में इतनी तगड़ी तेजी की लहर आई है कि 480 अंकों का उछाल इसने दर्ज कर लिया है। और साथ ही साथ निफ्टी में भी करीब 130 अंकों की बढ़त देखने को मिली थी। करीब 10:30-11 बजे हम आपको यही कह रहे थे कि देखिए नजरें आपकी होनी चाहिए एनबीएफसी कंपनियों पर, यहीं पर बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। और ठीक वही हुआ है। एनबीएफसी के साथ साथ बैंकिंग शेयरों में जमकर तेजी हुई है और उसके बाद ये आतिशबाजी इंडेक्स में देखने को मिली है। हाइलाइट्स आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन पहले एमएनएम की बात कर लेते हैं, क्योंकि एमएनएम के दरअसल बिक्री के आंकड़े आ गए हैं और कुल ट्रैक्टर बिक्री में 10% का इजाफा देखने को मिला। हमारा अनुमान जो था उससे बेहतर ये बिक्री के आंकड़े आए हैं, तो उसकी पहली बात कर लेते हैं, क्योंकि स्टॉक इस समय आ चुका है 1% ऊपर, 516 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। और ये फिलहाल है आंकड़ा आपके लिए एमएनएम का। 36,544 यूनिट्स इन्होंने बेचे हैं। ट्रैक्टर की ही बिक्री की बात मैं कर रही हूं। सुबह में एस्कॉर्ट्स के आंकड़े आए थे और एस्कॉर्ट्स के आंकड़ों को देखकर यूपीएल, फर्टिलाइजर शेयर सब में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। अब एमएनएम भी कह रहा है कि ग्रामीण इलाकों में डिमांड काफी बढ़िया है। घरेलू ट्रैक्टर बिक्री में करीब 12% तक की बढ़त देखने को मिली है और ये साइन बहुत ही बढ़िया है। जून में कुल बिक्री के आंकड़े जो आए हैं वो थोड़े से निराशाजनक जरूर हैं, लेकिन ट्रैक्टर बिक्री के बेसिस पर देखिए ये स्टॉक कर रहा है आउट परफॉर्म। जून की पैसेंजर व्हीकल सेल्स में हमने देखा है ड्रास्टिक कट्स देखने को मिले हैं साल दर साल में अगर आप तुलना करें, लेकिन एमएनएम की ट्रैक्टर बिक्री के लिए मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत मजबूत थी और उसका फायदा दरअसल एमएनएम के स्टॉक में इस समय जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसकी हम बात करेंगे, क्या मौजूदा भाव पर तेजी करनी चाहिए, क्या दूसरे स्टॉक्स इसको देखकर और अपनी चाल बेहतर कर सकते हैं, उस पर भी बात होगी। लेकिन अब तक बाकी के हाइलाइट्स आपकी स्क्रीन पर भी लेकर आते हैं। मार्केट देखिए 10,400 के ऊपर अब निफ्टी कर रहा है कारोबार, 100 पॉइंट तक की तेजी। और अगर आपने सिर्फ फर्स्ट हाफ में मार्केट को देखा होगा तो ऐसे लग रहा था बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक दिन होगा। हालांकि तेजी के सौदों पर लोगों का फोकस था और अब इंडेक्स में वो तेजी जमकर आई है। निफ्टी बैंक, बैंकिंग और एनबीएफसी शेयरों की बदौलत यहां पर सबसे ज्यादा जोश देखने को मिला है। यही वजह है कि अब 450 पॉइंट से ज्यादा का उछाल निफ्टी बैंक ने अपने नाम कर लिया है। मिड कैप्स में आउट परफॉर्मेंस है, 100 पॉइंट ऊपर। इनफैक्ट
इनफैक्ट ये इंडेक्स आ चुका है और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो जो पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ है आज वो दरअसल एग्री शेयर है, क्योंकि एस्कॉट्स के बिक्री के आंकड़े अच्छे आए तो एग्री शेयरों में जमकर तेजी देखने को मिली। मिड कैप्स में तो इंश्योरेंस शेयरों में भी आज हमने देखा एक अच्छा खासा इजाफा, और एमएनएम के आंकड़ों को देखकर बाकी एग्री शेयरों में और जोश आना चाहिए। गाबा साहब को जोड़ लेते हैं। गाबा साहब, इंडेक्स का कॉल मैं बाद में लूंगी, लेकिन पहले एमएनएम का ट्रेड बताइए। 518 पर क्या नया ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा सकता है? एमएनएम के नया ट्रेड ले सकते हैं। 510 का एक स्टॉप लगाना पड़ेगा। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 525 से 530। मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और यस अब भी ट्रेड शुरू कर सकते हैं। यस ओके, तो 530 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, इसमें आप तेजी करके चलें। अच्छा, फटाफट यूपीएल का स्टॉक देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर करीब 5% तक की तेजी देखने को मिली है। गाबा साहब, आप देखिए ये एग्रो केमिकल वाले शेयरों में काफी बढ़िया चाल देखी जा रही है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी आज हमने देखा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। सुबह से दीपक के नंबर्स अच्छे थे, तो पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ बाजार ढूंढ रहा है। यूपीएल क्या एक बाय कॉल है? बिल्कुल, मैंने ये कॉल करीब 2-4 हफ्ते पहले भी दिया था। मुझे उस समय भी टारगेट 500 का नजर आता है, मुझे आज भी टारगेट 500 का नजर आता है। मैटर ऑफ टाइम, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शंस होते रहेंगे। अगर आप प्योरली ट्रेडिंग के लिए लेना है तो अब भी ले सकते हैं। स्टॉप होगा करीब 435 का, ऑन द अपसाइड 460 470, लेकिन ये स्टॉक बढ़िया है, होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, और यहाँ पर आप हाइलाइट्स भी देख रहे हैं। मैं यूपीएल की बात कर रही थी। यूपीएल में सबसे ज्यादा वॉल्यूम के साथ कारोबार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही बढ़िया मूव इसने आज दिखाया। और फ्यूचर्स में मेरी नजर दरअसल सुबह में गई थी, वहां पर अच्छा खासा बिल्डअप देखने को मिला था और उसका पूरा फायदा देखिए ट्रेडर्स कमा रहे हैं। ओआई करीब 2.5% बढ़ा है, यानी कि 2,25,000 शेयरों का उछाल ओपन इंटरेस्ट में देखने को मिला है और वही रिफ्लेक्ट कर रहा है इस मोमेंटम में। गाबा साहब, आपने क्या स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं आज ट्रेड के लिए? अच्छे लगते हैं। एक तो है चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस में एक अपू ऑन है, इसका टारगेट ऑन द अपसाइड मुझे लगता है कि 210 का होना चाहिए, स्टॉक होगा 192 का। और दूसरा है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर भी एक अपू नजर आता है। पॉसिबल है कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में 285 का टारगेट देखने को मिल सकता है, स्टॉप होगा 270 का। गाबा साहब, हमारी आज वेवलेंथ बहुत मैच कर रही है, क्योंकि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और चोला पर मेरी नजर गई और मैं वो दोनों स्टॉक्स नोट करके आई थी कि इन दोनों पर आपसे कॉल लूंगी। और ठीक आपने वही कहा है कि तेजी की पोजीशंस यहाँ पर बन रही हैं, उसका फायदा उठाइए। 285 का टारगेट एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर और चोला में 210 का टारगेट है। चोला दरअसल इसका चार्ट दिखाइएगा डायरेक्टर साहब, 5% ऊपर और ये 200 के आसपास ही मंडरा रहा है, तो एक बहुत ही बढ़िया मौका है इस स्टॉक में अब तेजी करने का। चोला फाइनेंस इस समय आउट परफॉर्म करता हुआ। चोला फाइनेंस ही नहीं, आप देखिए डीसीबी बैंक जैसे काउंटर्स, बंधन, आरबीएल जैसे स्टॉक्स में तगड़ा मोमेंटम देखने को मिला। चलिए वरुण को जोड़ लेते हैं और वरुण आपको फिर बताएंगे कि किन स्टॉक्स में मिड कैप में जो तेजी देखने को मिली है सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है। वरुण, अब 90 पॉइंट ऊपर आ गया इंडेक्स। डेफिनेटली कल इसी समय जब हम बात कर रहे थे तो मिड कैप इंडेक्स डेज लो पे था और आज मिड कैप इंडेक्स डेज हाई पे है, तो ये बदलाव देखने मिला है। देखिए, नतीजों का लास्ट लेग चल रहा है तो कुछ काउंटर ऐसे हैं जहां नतीजों का इंपैक्ट है। उसमें सबसे पहले न्यू इंडिया एश्योरेंस, बेहतरीन नतीजों के बाद स्टॉक में अच्छी खासी तेजी है, लेकिन वोडाफोन, गॉडफ्रे फिलिप्स, मिस्टर धातु जैसे काउंटर है जहां नतीजों के बाद गिरावट देखने मिल रही है। ब्रोकरेज हाउसेस ने कुछ स्टॉक्स को अपग्रेड किया है, जिसमें भारत फोर्स सबसे आगे, क्योंकि जेफरीज का जो टारगेट अब सीधे 400 रुपए के ऊपर का है, तो स्टॉक में देखिए आज भरपूर खरीदारी है। फिनोलेक्स केबल्स में भी इसी तरह की ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से अपग्रेड आने के बाद खरीदारी है। जेएसपीएल खबर की पुष्टि हुई, उसके बाद आज स्टॉक में मुनाफा वसूली हो। ग्लेनमार्क में देखिए यूएस में इसके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए गए हुए हैं, उसके चलते इस काउंटर में आज दबाव देखने मिल रहा है। सिलेक्टिव बैंकिंग और एनबीएफसी काउंटर से जिसमें तेजी है, छोरा का आप तो बात कर ही रहे थे, इसके अलावा मन्नपुरम, मुथूट, इंडाबुस हाउसिंग फाइनेंस जैसे काउंटर से जहां तेजी है। बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक में तेजी है। इनफैक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा तो वो जो फंड रेजिंग की खबर है उसका भी इंपैक्ट देखने मिला। गैलेक्सी सर्फेक्टेंस जैसे काउंटर से जो केमिकल और सर्फेक्टेंस के धंधे में वहां तेजी है। सैंड में आज जम की खरीदारी देखने मिल रही है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इन्फीबीम जैसे काउंटर से जहां खरीदारी है, लेकिन कुछ सिलेक्टिव काउंटर जहां पे मुनाफा वसूली है उसमें एक तो भारत डायनामिक्स है। नतीजों के बाद लगातार तेजी के बाद आज देखिए कूल ऑफ होता हुआ ये काउंटर। एनआईटी टेक, अपोलो हॉस्पिटल और कोलगेट, ये एक ऐसा काउंटर है जिसमें आज अच्छा खासा दबाव जो है वो देखने मिल रहा है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग ट्रेड्स देखने को मिले, लेकिन आपका फोकस तेजी वाले ट्रेड्स पर होना चाहिए इस समय।
और उसमें ये एनबीएफसी और फाइनेंशियल स्टॉक्स का ही बोलबाला साफ तौर से दिख रहा है। शुक्रिया वरुण इस अपडेट के लिए। चलिए आज लेकिन याद रखिएगा सुबह से कई सारे ट्वीट्स पीएम मोदी की ओर से आए। डॉक्टर्स डे है, सीएस डे है और दोनों ही क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम करने वाले लोगों को उन्होंने बधाई दी। खासतौर से डॉक्टरों को धन्यवाद कहा कि इस तरह की महामारी के बीच उन्होंने जी जान लगाकर मेहनत की है, काम किया है। और साथ ही सीएस भी रीढ़ की हड्डी ऑफ सॉर्ट्स है, क्योंकि उनकी मदद से हम सब अपने टैक्सेस का काम करते हैं और जीएसटी की भी भरपाई में उनकी काफी मदद लगती है। दीना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बाजार की एक्सपर्ट तो हैं ही, लेकिन असित सी मेहता की जो एमडी है दीना मेहता, ये पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। तो दीना जी बहुत साल पुराने वाली डिग्री मैं आपको याद दिला रही हूँ जो जिसका हर रोज आप इस्तेमाल करती हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो आपने इतने अरसे पहले पूरी की। बधाई हो आपको। सीए डे मना रहा है पूरा देश। यार थैंक यू वेरी मच। ये मेरे सामने ही मेरी सर्टिफिकेट लगी हुई है और 1984 में मैंने पास किया था। वाओ। तो अभी करीब 36 साल हो गए सीए बनकर। और मैम आई एम श्योर आप ये कहेंगी कि ये डिग्री इनफैक्ट आपको सबसे ज्यादा काम में आई है, क्योंकि मार्केट की एनालिसिस मेरे ख्याल में सीए सबसे बेहतर करते हैं। बैलेंस शीट पढ़ना बिल्कुल बिल्कुल सही बात है तुम्हारी। क्योंकि मेरे बच्चों को भी मैं बोलती हूँ कि अगर सीए की डिग्री है तो आप कभी भूखे नहीं मरोगे। क्योंकि हर एक इंडस्ट्री में अगर आप जाओ तो उसमें कहीं ना कहीं सीए का रोल जरूर रहता है। और जो नंबर्स की बात आती है, जो नंबर्स समझने की बात आती है, उसमें सीए से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। तो और ये एक सोचने का तरीका है। सीए बनना ये सिर्फ डिग्री नहीं है। इट मोल्ड्स यू इनटू पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग। आपको आपका डिसीजन मेकिंग, आपको मतलब एक किसी भी बैलेंस शीट को देखकर कितनी सारी बातें समझ सकते हैं कि इसका क्या बिजनेस है, इस कंपनी में क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ प्रॉब्लम्स है। तो ये जो एक नंबर की एक अंडरस्टैंडिंग होती है, ये बहुत ही जरूरी है जो सीए पढ़ने से आती है जी। तो मैं मानती हूँ कि आई एम रियली ब्लेस्ड कि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और इसकी जो एक मेरा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो एजुकेशन का हुआ है सीए बनने की वजह से, मैं मानती हूँ कि ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। और इसकी वजह से मैं बहुत सारी बातें मेरी करियर में मैं कर पाई कि आईटी का अंडरस्टैंडिंग है, स्टॉक मार्केट का अंडरस्टैंडिंग है। ये सारी बातें सीए बनने के वजह से बहुत ही आसान हो गई। और मतलब आपको समझ में आता है, यू कैन रिलेट टू थिंग्स। नहीं तो आई एम श्योर मैम, स्पेशली क्योंकि जिस तरह के प्रोफेशन में हम सब हैं, नंबर्स को देखकर 80% लोग घबरा जाते हैं। लेकिन किसी ने अगर सीए की पढ़ाई की है या फिर सीए की डिग्री हासिल की है, जो आपने जब किया तो तब बहुत मुश्किल होता था इस डिग्री को हासिल करना, बहुत कम लोग आगे बढ़ते थे और उस जमाने में आप सीए बनी, वो काफी अच्छी बात है। मैं आपसे एक पर्सपेक्टिव ये भी लूंगी, क्योंकि आप कह रही हैं कि देखिए आप नंबर्स को काफी करीबी से देखती हैं, तो आजकल कौन सी बैलेंस शीट्स पर आपकी नजरें हैं? मार्केट ने एक बहुत बड़ा मौका दिया था मार्च के डिप में, तो हाल फिलहाल में आपने कौन सी ऐसी बैलेंस शीट पढ़ी है जहां पर शायद आपको लग रहा है कि हाँ अपॉर्चुनिटी है, नंबर्स बेहतर होंगे और एक फायदा देखने को मिलेगा? देखो, हर एक कंपनी जिसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है और वर्किंग अच्छी है, वो हर एक कंपनी में एक अपॉर्चुनिटी रहती है। हमको ये देखना है कि वैल्यू और प्राइस का डिफरेंस क्या है। और जब भी अब मार्केट नीचे रहा है, बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जिसमें वैल्यू तो है लेकिन उसके मतलब प्राइस काफी लो हो गए हैं। तो मैं मानती हूँ कि ये एक हर एक के इंडिविजुअल के लगाव का ये है कि उसको किस कंपनी के बारे में कितनी जानकारी है। उस हिसाब से कोई व्यक्ति ये बैलेंस शीट स्टडी करके काफी कुछ कर सकता है। तो मैं मानती हूँ कि सीए का फाउंडेशन है, ये सभी बातों के लिए लोगों को इक्विप करता है। और एक मतलब आप एक जो पूरी इंडस्ट्री का जो एक लेवल है, वो लेवल सीए जब बच्चे पढ़कर इस इंडस्ट्री में आते हैं तो एक बेसिक प्रोफेशनलिज्म का लेवल काफी बढ़ जाता है। क्योंकि आप पुराने जमाने में देखिए, वी वर द फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो स्पेशल कैटेगरी में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने
जब कार्ड इशू किए तो असित सिंह मेहता और अपने एक क्या नाम था, उषा सुंदरम का कार्ड था। तो ये 2-3 लोग ही चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, और उसके बाद में स्टॉक एक्सचेंज ने करीब 50 कार्ड इशू किए। उसमें सारे प्रोफेशनल मेंबर्स को लिए थे, जिसमें सारे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तब हम आ गए और हमने स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप ली। तो जब से प्रोफेशनल लोगों ने काम करना शुरू किया है तो स्टॉक एक्सचेंज में भी काफी बदलाव आए। एक बहुत बड़ी आपने जर्नी तय की है मैम। मैं इस समय करंट मार्केट पे आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जब भी आप किसी मीडिया पर आती हैं तो लोग यही सुनना चाहते हैं कि दीना बहन की नजरें कौन कौन से शेयरों पर है। तो कुछ आपको आजकल अट्रैक्टिव लग रहा है क्या? स्टॉक स्पेसिफिकली नहीं तो सेक्टर्स बताइए मैम, किन क्षेत्रों में आपको लग रहा है? हाँ, नहीं, मैं इंडिविजुअल सेक्टर्स की तो बात नहीं कर पाती, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे जो सेक्टर्स है कि जैसे कि फूड का सेक्टर है, उसमें मुझे लगता है ये एक एवरग्रीन सेक्टर है जिसमें लोगों को काफी दिलचस्पी होनी चाहिए। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, इसमें भी अभी मुझे लगता है गवर्नमेंट को काफी पुश करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को अगर गांव में सब जगह अगर काम देना है तो रोड्स है और जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें कुछ तो ध्यान देना पड़ेगा। तो ये एक फूड सेक्टर मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है और मुझे उसमें काफी अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, क्योंकि जो पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा चल रहा है, लेकिन इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमको जरूरी है कि एग्रीकल्चर फूड की प्रोसेसिंग हो और वो आगे चले। वैसे तो मैं तो डे टू डे आई डू नॉट गिव एडवाइस ऑन स्टॉक्स, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि एज अ स्ट्रेटेजी द टाइम इज ऑलवेज राइट टू बाय, और काफी कुछ वैल्यू बेस्ड स्टॉक्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। लोगों को ध्यान रखकर बाजार के साथ जुड़े रह के उनको अपना पोर्टफोलियो या एसआईपी जो भी है वो चालू रखना चाहिए और अपना पोर्टफोलियो बढ़ाना चाहिए। ओके दीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आ गया आपसे बात करते हुए। हमारे लिए समय निकाला आपने। और दीना जी कह रही है देखिए मार्केट में आप जितना लॉन्ग टर्म निवेश पे फोकस करेंगे उतना आप फायदा कमाएंगे। थोड़ी बहुत नंबर्स और बैलेंस शीट्स भी पढ़ना हर निवेशक के लिए इम्पोर्टेंट है, भले आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री हो या ना हो, लेकिन हम सब की तरफ से सभी सीएएस को वेरी हैप्पी चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। चलिए एक दो स्टॉक्स लेते हैं, फिर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। गाबा साहब, मेरी नजर में दरअसल पहले तो यूपीएल आया था, लेकिन इस घंटे जो बड़ा मूव देखने को मिल रहा है निफ्टी लेवल से वो दरअसल आ रहा है अशोक लेलैंड में भी, और अशोक लेलैंड करेक्शन दिखाकर फिर एक बाउंस बैक दिखा रहा है। इस बाउंस बैक पर भरोसा है क्या? यहाँ पर ये शॉर्ट कवरिंग है जो नजर आ रहा है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग भी ऐसी जगह पर है जहां पर सपोर्ट है, तो यहाँ से एक अपमूव मिल सकता है। तो अगर ट्रेडिंग किसी के लिए लेना है, किसी को लेना है तो ले सकते हैं, सिर्फ एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 47 का या 47.20 का, और अपमूव मिल जाता है तो 50 में एक बार तो एग्जिट करना चाहिए। शायद ये अपमूव मिले, लेकिन एक ट्रेडिंग बैक बनता है। ओके, तो एक अपमूव है, शॉर्ट कवरिंग वाला मूव है, तो उस पर आप ध्यान दीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा अगर इस ट्रेड में इस समय आप एंटर कर रहे हैं। सीवी बिजनेस में दबाव है, वो बिक्री के आंकड़े भी नर्म ही रहेंगे, वो आयशा की बिक्री में हमने देखा रिफ्लेक्ट होते हुए। एमएसटीसी का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और फिर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। दरअसल ये काउंटर अब आ चुका है 8% ऊपर। एमएसटीसी 131 132 के आसपास कर रहा है कारोबार। चले लेंगे एक ब्रेक के बाद एक और मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ेगा। राइट्स के नंबर्स के बाद अब मैनेजमेंट का क्या आउटलुक रहेगा, यहां से आगे आने वाली तिमाहियों में क्या स्थिति देखने को मिलेगी, उस पर बातचीत होगी। बने रहिए सिंधी सी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र और नतीजों पर फोकस करते हैं। चौथी तिमाही में सरकारी रेलवे कंपनी राइट्स के नतीजे मिले जुले रहे हैं। कंपनी के मुनाफे और रेवेन्यू पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिला, लेकिन हाँ मार्जिन में बढ़त जरूर देखी गई। और खास बात यह है जो थोड़ी सी सॉफ्टनेस देखने को मिली थी इनके प्रॉफिट और रेवेन्यू के आंकड़े में, उसके बावजूद इन्होंने दरअसल अपने FY20 के गाइडेंस को सरपास किया है, बीट किया है। हमारे साथ अब कंपनी के CMD राजीव मल्होत्रा साहब जुड़ गए हैं। मल्होत्रा साहब, स्वागत है आपका। ये जो प्रेशर आपके प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू पर रहा है, सर उसकी खास वजह क्या है? क्या कुछ ऑर्डर्स पूरे करने में देरी हुई थी इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, इसीलिए ये रिफ्लेक्ट हुआ है?
देखिए, जनरल ऑब्जर्वेशन ये है कि जिस तरीके का बिजनेस हमारा है उसमें एक बहुत क्वार्टरली मेजरमेंट करना हर सेगमेंट्स का, हमारे 5 सेगमेंट्स हैं, वो एक करेक्ट गाइडेंस कई बार नहीं दे पाएगा। तो जो मार्च में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस रही उसका असर तो इसमें मार्च के क्वार्टर में नजर आ रहा है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एनालिसिस जो है कि 169 करोड़ का जो टोटल टर्नओवर गिरा है, इसमें 91 करोड़ तो खाली टर्नकी का कम हुआ है, जिससे कोई प्रॉफिट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है। तो एज ए रिजल्ट आप देखेंगे जो पैट है हमारा, वो पैट 131 करोड़ है कंपेयर टू 133 लास्ट टाइम। वी हैव बीन एबल टू मेंटेन प्रॉफिट्स। तो हालांकि थोड़ा प्रेशर टर्नकी की वजह से रहा और कुछ कंसल्टिंग की बिलिंग कम हुई, लेकिन प्रॉफिट कंपनी ने मेंटेन किया। अब देखें, अगर 22% की ग्रोथ पूरे साल की देखें आप, तो एक क्वार्टर के फॉल से बहुत ज्यादा है। वो कंपनी ने 17% का गाइडेंस दिया था, करेक्ट। 17% के गाइडेंस के बजाय 22% के गाइडेंस लेके आए हैं। 16 रुपए पर शेयर का डिविडेंड टोटल मैनेजमेंट ने अनाउंस किया है। तो ये सब पॉजिटिव्स हैं जो हमारी स्ट्रेंथ को दर्शाता है। आगे जैसे जैसे हम जा रहे हैं, हमें जो गाइडेंस अब देनी है वो ऑर्डर बुक के बेसिस पे देनी है। हमारी ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, 6223 करोड़ रुपए से हमने ये साल शुरू किया है। Q1 में कुछ बिजनेस सेगमेंट्स में प्रेशर है। हम अभी इवेल्युएट कर रहे हैं कि हाउ जैसे ये सिचुएशन कैसे नॉर्मलाइज होती है, जुलाई में होती है या सितंबर तक जाती है, इसलिए हमने आउटलुक देने से भी रुक गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम देना नहीं चाहते, क्योंकि हमने 2 साल एक बहुत स्ट्रांग ग्रोथ अचीव की है, 37% देन 22% जी। तो इतना करने के बाद जो हमें आउटलुक देना है वो बहुत मेजर्ड होना चाहिए और अचीवेबल होना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा इंतजार करें। कंपनी में अच्छी ऑर्डर बुक है, अच्छे एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर हैं जो हमें अगले साल के मोमेंटम को तेज करने में मदद करेंगे। सर, मैं आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने इसीलिए मेंशन किया कि शायद हम कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट देख रहे थे और उसमें सॉफ्टनेस देखने को मिली, लेकिन आपने अपनी गाइडेंस को बीट किया और ये एक बहुत अच्छा साइन है आप जैसी कंपनी के लिए। मुझे ये बताइए, किस सेक्टर में आपको लग रहा है थोड़े से ऑर्डर्स और बढ़ते हुए दिखाई देंगे, और साथ ही ये जो एंटी चाइना स्टांस अब भारत में लगभग सभी लोग लेते नजर आए हैं, उसका क्या फायदा आपकी कंपनी को मिलेगा? कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर आप बड़े पैमाने पर एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व होंगे? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हमारा चाइना के साथ कोई इसमें ऐसा डिपेंडेंस फॉर प्रोडक्शन या कंसल्टिंग कहीं भी बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक पॉजिटिव साइड ये है कि जहां हम बाहर एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, जैसे हमने अभी एक केप गेज कंट्री में इनरोड किया है। 16 कंट्रीज हैं अफ्रीका में जो केप गेज की रेल चलाती हैं। हमने वहाँ एक पहला बड़ा ऑर्डर 708 करोड़ का लिया है, और वहाँ बहुत टफ कंपटीशन है चाइना से। वहाँ हम एंटर कर गए हैं, ऑर्डर लेकर के आ गए हैं, मेक इन इंडिया ऑर्डर होगा, और ये भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम दिसंबर से शिपमेंट शुरू कर दें। तो ये एक स्ट्रेंथ है इंडिया की, जिसको हम पोजीशन कर रहे हैं बाहर ले जाकर के। हमारी डिजाइन कैपेबिलिटीज हैं जिसको हमने डेमोन्स्ट्रेट किया। तो मुझे लगता है कि जो एक चाइना फैक्टर का ग्लोबली एक इम्पैक्ट है जो अफ्रीका में भी काफी महसूस हो रहा था, उसका हमें फायदा मिलेगा और हम उसके लिए तैयार हैं। मल्होत्रा साहब, ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। इनफैक्ट जब Q1 के नंबर्स आएंगे और आप कुछ गाइडेंस देने की स्थिति में होंगे, तब एक और डिटेल इंटरेक्शन आपसे जरूर करेंगे। शुक्रिया एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। राजीव मल्होत्रा साफ कह रहे हैं कि देखिए Q1 में थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन हाँ, अफ्रीकी देशों में ये अपनी ऑर्डर बुक को और मजबूत कर रहे हैं, और वो एक पॉजिटिव रहेगा गोइंग फॉरवर्ड कंपनी के लिए। स्टॉक आज हालांकि थोड़ी सी नरमी दिखा रहा है। अच्छा, हम MSTC की बात कर रहे थे। डायरेक्टर साहब एक बार स्टॉक लिख रहा है स्क्रीन पर, नवाज साहब से एक टेक चेक ले लेते हैं। सर देखिए, स्टॉक को लगे हैं पंख, अब आ चुका है 13% ऊपर। 2 रुपए की तेजी लोगों ने कमा ली ब्रेक से लेकर अब तक। अब अभी भी क्या मौका है और बढ़त हासिल करने का इसमें? गवा साहब, MSTC मतलब मिनरल एंड मिल गया। वेल, बढ़िया है स्टॉक, मुझे लगता है ले लेना चाहिए। 120 से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर। मुझे लगता है 150 तो जरूर चला जाएगा, शायद 160 भी चला जाए आते दिनों में। लेने की जगह अच्छी है, ले लेना चाहिए। ओके, साथ ही कैनफिन होम्स पर फटाफट व्यू दीजिए, फिर खिलाड़ी नंबर 1 के रिटर्न्स भी दिखाने का टाइम हो रहा है। कैनफिन होम्स 2.5% ऊपर आ रहा है, वॉल्यूम पिकअप डिसेंट है इस समय। यस, बार भी अच्छा लगता है मुझे। 340 का स्टॉप लगाना चाहिए। ऑन द अपसाइड टारगेट 360 का होगा।
यस ट्रेडिंग बैट बनता है कैनफिन होम्स। ओके, तो एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कैनफिन होम्स में डेफिनेटली है। 350 के आसपास ये स्टॉक मंडरा रहा है, 3% ऊपर आ गया हमारे बात करते करते, तो इसमें भी दिखी है तेजी। ऐसे कई स्टॉक्स हैं, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, टीवीएस, श्री चक्रा, इन सब की आप पर नजरें होनी चाहिए। लेकिन खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेने का वक्त हो रहा है। हिमांशु गुप्ता, मानव चोपड़ा और राजा वेंकटरमन के बीच मुकाबला। हिमांशु ने दरअसल बुक कर लिया अपना प्रॉफिट मिंडा कॉप में। इन्होंने टारगेट दिया था 85 का, प्रॉफिट बुक कर लिया 75.20 के आसपास। स्टॉक 75 रुपए 5 पैसे पर कर रहा है कारोबार। अब देख लेते हैं रिटर्न्स। मानव और राजा ने कोई फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग के इंडिकेशंस नहीं दिए हैं। रिटर्न्स के मामले में हिमांशु अब है 18%, लगभग 19% के रिटर्न्स पर। मानव चोपड़ा 3% के रिटर्न्स पर, लेकिन -2.79% के रिटर्न्स पर आ चुके हैं राजा वेंकटरमन। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते निफ्टी और निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर छोड़ जाएंगे। 10,400 के ऊपर इस समय निफ्टी कर रहा है कारोबार और निफ्टी बैंक में है 450 अंकों की बढ़त, 21,836 पर ये आ चुका है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:1 है और पॉजिटिव मोड बना हुआ है। लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आशीष आपके लेकर आएंगे नो योर कंपनी। आज बात होगी JSPL के मैनेजमेंट से। बने रहिए CNBC आवाज पर।